यदि पूरे विश्व में डंका बज रहा है, क्यों आपको हिंदू मुसलमान करने की जरूरत पड़ रही? क्यों मुसलमानों को घुसपैठिया कहना पड़ रहा है? क्यों मंगलसूत्र की बात करनी पड़ रही? अपनी घर में माली, उसकी जो है खाना बनाने वाली, टीवी एंकर, किसी को नहीं छोड़ा उसने। आते जाते सबके साथ यौन उत्पीड़न किया, 3000 से ज्यादा महिलाओं के साथ। आज गोदी मीडिया के मुंह पे ताला है। प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर के लिए उसके लिए अपील कर रहे हैं कि इस बलात्कारी को वोट दो। और क्यों दो? क्योंकि इसने महान काम किया है। 3000 से ज्यादा महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया प्रज्वल रेवन्ना ने। क्या शर्म नहीं आती नरेंद्र मोदी को? क्या शर्म नहीं आती एक देश के प्रधानमंत्री को? क्या शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को? हिंदुस्तान का पैसा इन्होंने उद्योगपतियों को दिया, अंबानी और अडानी को दिया। कांग्रेस की जब सरकार बनेगी वो हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान के बच्चों को देगी, हिंदुस्तान की महिलाओं को देगी। और हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। और आज उसी को लेकर के जो खबरें आ रही, पूरा हिंदुस्तान सकते में, जिसने कोविशील्ड लगवाई है वो डर रहा है कि पता नहीं क्या होगा हमारे साथ में। कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने के बाद विकास की बात नहीं कर पा रही है। क्यों आप ओबीसी समाज के खिलाफ हो? क्यों आप एससी एसटी से इतनी नफरत करते हैं? क्यों करते हैं नरेंद्र मोदी एससी एसटी से नफरत? क्यों आप सिर्फ अमीरों के पक्ष में हैं, गरीबों के पक्ष में क्यों नहीं है नरेंद्र मोदी? कांग्रेस के युवा नेता हैं गोपाल तिवारी जी, जो समय समय पर मोदी जी पे हमला बोलते रहते हैं और मोदी जी भी इनसे परेशान रहते हैं। तो देश में चुनाव चल रहे हैं, 2 चरणों का मतदान जो है समाप्त हो चुका है और तीसरे चरण की तैयारी चल रही है। तो इसी चुनावी यात्रा में हम गोपाल जी से बात करने आए हैं। पहले तो सर नमस्कार, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आपका भी, दर्शकों का बहुत सर, देश में 2 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और दिल्ली में भी 25 मई को चुनाव होने वाले हैं। लेकिन दिल्ली कांग्रेस में अफरा तफरी मची हुई है और अभी अरविंदर सिंह लवली जो हैं उन्होंने इस्तीफा दिया है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने पहले भी कई बार कहा है और आज फिर मैं इस बात को दोहराता हूँ कि इस समय हिंदुस्तान में जो लड़ाई चल रही है वो कोई सामान्य लड़ाई नहीं है, वो एक धर्म युद्ध है। और इस धर्म युद्ध में जो त्याग और तपस्या का प्रतीक बन करके अमर हो जाना चाहता होगा वही इस युद्ध में खड़ा रहेगा, बाकी सब छोड़ करके भाग जाएंगे। ये मैंने बहुत पहले कहा। और आप बीते 1 साल अगर आप नजर डाल करके देखें बीते 1 साल पर, तो अनेकों उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे। बहुत से लोग छोड़ करके चले गए। क्या हम कमजोर हो गए? क्या हमने लड़ाई लड़नी छोड़ दी? हम फिर भी झूठ की छाती पर चढ़ करके दस्तक दे रहे हैं। हम नफरत की छाती पर खड़े होकर के दस्तक दे रहे हैं। उनकी आंखों में आंखें डालकर उनको यह एहसास करा रहे हैं कि हम तुमको हरा भी सकते हैं और तुमको यहाँ से भगा भी सकते हैं। रही बात दिल्ली की, तो आज हमारे आला कमान ने, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने दिल्ली को नया अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी के रूप में दे दिया। अब उनकी क्या इच्छाएं रहीं, जिन्होंने इस्तीफा दिया, त्याग पत्र दिया, वो वही जानते होंगे। लेकिन मैं ये कहता हूं कि चाहे दिल्ली हो और चाहे देश हो, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की, कांग्रेस के नेताओं की कोई कमी नहीं है। हजारों की संख्या में लोग कांग्रेस में रह करके या कांग्रेस के बाहर रह करके उसी विचारधारा पर चल करके देश को बचाने की लड़ाई लड़ने की हिम्मत रखते हैं और लड़ भी रहे हैं। और यही हाल दिल्ली में है। हम अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे बात कन्हैया कुमार की हो, चाहे जयप्रकाश अग्रवाल की हो। हम बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर के निश्चित तौर पर हम दिल्ली से बहुत अच्छा रिजल्ट निकालेंगे। सर, 2 चरणों के मतदान समाप्त हो चुके हैं और तीसरे चरण की तैयारी चल रही है। और मोदी जी ने अभी तीसरे चरण के पहले अपने कार्यकर्ताओं को एक लेटर लिखा है कि किस तरह से जो है कांग्रेस अगर चुनाव जीत जाती है तो एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण जो है वो छीनकर मुसलमानों को दे देगी। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरक्षण के खिलाफ आज से नहीं हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी वो आरक्षण के खिलाफ होते थे। और आज कांग्रेस को छोड़कर जितने लोग भी बीजेपी में गए हैं, सिर्फ वही लोग गए हैं जो आरक्षण के खिलाफ हैं, या अन्य दलों से जो छोड़ करके बीजेपी में शामिल हुए वही लोग शामिल हुए जो आरक्षण के खिलाफ हैं। और नरेंद्र मोदी, उनकी तो रग रग आरक्षण के खिलाफ है, उनका शब्द शब्द आरक्षण के खिलाफ है। अब चूंकि वो हर अपनी कही हुई बात से पलट जाते हैं, तमाम बातें मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक बनने तक के सफर में उन्होंने कम से कम हजारों झूठ बोले हैं और अपने ही बोले हुए झूठ से दोबारा पलट गए हैं। तो आरक्षण के खिलाफ नरेंद्र मोदी आज से नहीं है, बहुत पहले से हैं। इनको डर इस बात का है कि यदि कांग्रेस सत्ता में आई तो वो हिस्सेदारी न्याय की बात कर रही है। और हिस्सेदारी न्याय का मतलब जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी।
हम सबको बराबरी का अधिकार देंगे, समानता का अवसर देंगे, और उस समानता को अवसर देने के लिए जहां आरक्षण की जरूरत होगी वहां आरक्षण देंगे। और इसी बात से इनको डर लगता है, ये झूठ बोल करके लगता है जनता को बहका लेंगे। आज जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है, देश की दिशा और दशा को तय करने का समय है, देश के भविष्य को तय करने का समय है, उस वक्त 10 साल रह चुके प्रधानमंत्री को चुनाव किस पर लड़ना चाहिए? विकास के एजेंडे पर लड़ना चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए। और आप मुझे बताइए रंजय जी कि जिस व्यक्ति ने 10 साल देश की सत्ता पर शासन किया हो, प्रचंड बहुमत से देश की जनता ने जिसको आशीर्वाद दिया हो, उसके मुख से तो सिर्फ विकास ही विकास निकलना चाहिए। लेकिन क्या कारण है कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रहने के बाद विकास की बात नहीं कर पा रही है? क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि यदि आपने विकास किया होता तो आप विकास की बात करते। आपने तो 10 साल में सिर्फ झूठ बोलकर, नफरत फैलाकर, लोगों को लड़ाकर, जातियों में लड़ाया, धर्मों में लड़ाया, प्रदेशों में लड़ाया। आपने सिर्फ नफरत का कारोबार किया। और आज उस नफरत के कारोबार की आग इस तरीके से सुलग गई, आज हिंदुस्तान पूरी तरीके से उसमें झुलसने को तैयार, बल्कि मैं तो ये कहता हूं कि झुलस गया है। और इसीलिए आज आपके मुंह से विकास की बात नहीं निकलती है। आज आप मंगलसूत्र की बात कर रहे हैं, आज आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं, आप आज मुसलमानों को घुसपैठिया बोल रहे हैं। अरे 70 साल से ज्यादा आपके अलावा अन्य लोगों ने सरकारें चलाई, उसमें से 55 साल कांग्रेस ने सरकार चलाई। किसका तो मंगलसूत्र उतार लिया गया, किसकी प्रॉपर्टी का सर्वे करा लिया गया, किसके मकान दूसरे को दे दिए गए। मतलब आप जो बोल रहे हैं, आप यही तो सोच करके बोल रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, प्रधानमंत्री जिस समय इस झूठ को बोल रहे हैं, वो ये सोच करके बोल रहे हैं कि देश के 140 करोड़ महाबेवकूफ हैं, इनको उल्लू बनाया जा सकता है, इनको बेवकूफ बनाया जा सकता है। जैसे आपने गुजरात की जनता को बेवकूफ बनाया, और गुजरात मॉडल का डंका आपने पूरी दुनिया में पीटने का काम किया। गुजरात मॉडल का डंका भी फूट करके बाहर आ गया, आपने देखा होगा। उसी तर्ज पर आपने हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए कसम उठा रखी थी, और आप उसमें सफल भी हुए कहीं तक। कैसे? आपने 10 साल में सनातन का सबसे ज्यादा उपहास उड़वाया, आपने धर्म के साथ सबसे ज्यादा खिलवाड़ किया, आपने साधु संतों का जितना अपमान कर सकते थे ये उतना अपमान किया। सर एक छोटा सवाल लेंगे, आप कह रहे हैं कि सनातन का उपहास उड़ाया गया है, मजाक उड़ाया गया है, लेकिन उन्होंने तो राम मंदिर बनवाया है ना, अभी 22 जनवरी को ही प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तो आपने तो सारा ये देखा है। मैं एक बात और आपको कह रहा हूं, इन्होंने राम मंदिर बनवाया, प्रधानमंत्री कहीं नौकरी करने जाते हैं क्या? देश की जनता ने फंड दिया, अपने आराध्य के प्रति आस्था है उनकी, हमने सबने भी दिया। भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बन करके तैयार हुआ। आज आप राम मंदिर के नाम पर वोट क्यों नहीं मांग रहे हो? क्यों डर लग रहा है नरेंद्र मोदी को? क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हो आप? फिर क्या भगवान राम ये सिखाते थे कि 2 धड़ों को आपस में बांट दो और फिर तुम सत्ता पर राज करो, फूट डालो और राज करो वाली नीति बताई थी क्या भगवान राम ने? अरे भगवान राम तो वो आदर्श हैं, प्रेरणा के वो प्रतीक हैं। जब वो निकले थे वनवास की ओर, उनके साथ तो इंसान भी नहीं थे, बानर, रीछ, बालू, गिलहरी, कौवा, पशु, पक्षी, ये सब उनकी सेना बनकर के उनके साथ चले थे, उनका साथ दिया था। उनके साथ कौन था? उनके साथ दलित समाज था, ओबीसी समाज था, केवट समाज था, यही समाज था ना। आप क्यों उस समाज के खिलाफ हो? फिर भगवान राम तो नहीं खिलाफ थे उस समाज के, नरेंद्र मोदी के खिलाफ है उस समाज के। क्यों आप ओबीसी समाज के खिलाफ हो? क्यों आप एससी एसटी से इतनी नफरत करते हैं? क्यों करते हैं नरेंद्र मोदी एससी एसटी से नफरत? बताइए आप मुझे। आज जब कांग्रेस एससी एसटी को उनका अधिकार देना चाहती है, ओबीसी को उनका अधिकार देना चाहती है, अल्पसंख्यकों को उनका अधिकार देना चाहती है, गरीब ब्राह्मण, गरीब बनिए, गरीब राजपूत, इनको उनका अधिकार देना चाहती है, तो क्यों खिलाफ है नरेंद्र मोदी उसके? क्यों आप सिर्फ अमीरों के पक्ष में है, गरीबों के पक्ष में क्यों नहीं है नरेंद्र मोदी? क्यों आप सब कुछ जो है उद्योगपतियों को दे देना चाहते हैं, क्यों गरीब को देना नहीं चाहते हैं नरेंद्र मोदी? क्या ऐसी दिक्कत है? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीवन में कभी गरीबी देखी ही नहीं, और बताते हैं हमने इतने साल भीख मांग करके खाया, हम जंगलों में रहे, हम पहाड़ों पर रहे, हमने तपस्या की, यही बताते हैं ना। उनकी उस वक्त की फोटोज वायरल हैं
जिस वक्त आदमी अमेरिका जाने की तो छोड़ो, मन में सोच भी नहीं सकता था, उस वक्त वो अमेरिका जाते थे। और पता नहीं बीते 40-45 साल में उन्होंने क्या क्या कर लिया। उन्होंने भीख भी मांग ली, उन्होंने चाय भी बना ली, वो अमेरिका भी घूम आए और विश्व के कई देशों में घूम आए। बेहतरीन, जैसी माधुरी दीक्षित कभी पेड़ की तरफ खिंच करके फोटो खिंचवाती थी, ऐसी भाव भंगिमा दे करके फोटो खिंचवाते थे। उस समय हम सोच भी नहीं सकते थे, ब्लैक एंड व्हाइट कैमरा जब चलता था फोटो आती थी। आपने सब कुछ कर लिया। तो मैं आपको इसीलिए कह रहा हूं कि इस सदी के सबसे झूठे व्यक्ति का खिताब कांग्रेस की सरकार बनेगी। हम राहुल गांधी से अपील करेंगे, उनसे करबद्ध निवेदन करके विनती करेंगे कि इस सदी के सबसे झूठे व्यक्ति के लिए सबसे बेहतरीन जो खिताब हो सकता हो, कांग्रेस उसको लॉन्च करे। और लॉन्च करने के बाद, सरकार बनने के बाद नरेंद्र मोदी को बुलाकर सबसे झूठे व्यक्ति होने का, सदी के सबसे झूठे व्यक्ति होने का उनको खिताब दिया जाए। यह मैं राहुल गांधी जी से अपील करूंगा। आज बड़े दुखी मन के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री, जो कि हमारा बचा नहीं अब, वो प्रधानमंत्री सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का है। वो प्रधानमंत्री सिर्फ उद्योगपतियों का है, जनता का प्रधानमंत्री नहीं है, भारत का प्रधानमंत्री नहीं है। यदि भारत का प्रधानमंत्री होता तो वह हिंदू की भी बात करता, मुसलमानों की भी बात करता, सिखों को भी बात करता, ईसाइयों की भी बात करता, बौद्ध, जैन, पारसी सबकी बात करता। लेकिन वो देखता है कि हमको वोट कहां से मिलेंगे, हमारी कुर्सी कहां से बची रहेगी, सिर्फ वो बात करता है। सर, एक सवाल लेंगे। आपने अभी कहा कि जो भाजपा के लोग हैं वो विकास की बात नहीं कर रहे हैं और उन्होंने SC ST OBC के लिए भी कोई काम नहीं किया, लेकिन उनके जो लोग हैं, सत्ता पक्षी लोग हैं, उन्होंने कहा कि हमने जो है आने के बाद, सत्ता में आने के बाद सबसे पहले दलित राष्ट्रपति इधर बनाया है, ठीक है, कोविंद जी को बनाया था, और आदिवासी महिला को जो है राष्ट्रपति का पद दिया है। बिल्कुल सही सवाल आपने पूछा। आपने रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाया, उनको कुछ करने दिया आपने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया। हाल फिलहाल में ही जब लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने के लिए गए थे, कैसा अपमान किया आपने नई सदन का उद्घाटन किया। आपने, वो दलित थी इसलिए उनको बुलाया नहीं। आप आडवाणी को जब भारत रत्न देने के लिए गए, तब आप, वो दलित थी इसलिए उनको खड़ा रखा और आप बेशर्मी की तरह कुर्सी पर बैठे थे। क्या बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस ने छाती ठोक करके अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है एक दलित, और पूरी तरीके से राहुल गांधी ये दिन भर में 3 सभाएं करते हैं, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी 6 सभाएं करते हैं, सारे डिसीजन वो लेते हैं। हमने बनाया छाती ठोक करके, हम लेते हैं ये डिसीजन। तो आप ये जो बात कह रहे हैं, ये बात कभी जाकर के प्रधानमंत्री से पूछना, और उनसे पूछना क्या, उनसे डायरेक्ट जाकर के पूछना कि आप इतना दलितों से नफरत क्यों करते हैं, SC ST से इतनी नफरत क्यों करते हैं, OBC से इतनी घृणा क्यों करते हैं नरेंद्र मोदी, और देश से ही इतनी घृणा क्यों करते हैं। आप बीजेपी की बात कर रहे हैं। आज मैं एक बहुत बड़ी बात बताता हूं आपके चैनल पर। नरेंद्र मोदी ने, अटल बिहारी वाजपेयी ने जो बीज बोया था भारतीय जनता पार्टी का, आज नरेंद्र मोदी ने पूरी भारतीय जनता पार्टी को तहस नहस कर दिया, खत्म कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी नहीं बची इस देश में। आप सोच रहे होंगे कैसी बेतुकी बात कर रहा हूं, बिल्कुल सच बात कर रहा हूं, होशो आवास में बात कर रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी नहीं बची इस देश में, और जिस दिन प्रधानमंत्री की कुर्सी से नरेंद्र मोदी हटेंगे, उस दिन भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। आपस में लोग लड़मर कट जाएंगे, जैसे द्वारिका में लास्ट समय में हुआ था महाभारत के युद्ध के बाद। उन्होंने उसमें जो है पार्टिसिपेट नहीं किया था। और इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, चारों तरफ आप इनके होर्डिंग बैनर देख लीजिए, चारों तरफ अपने ही नाम का डंका है। देश की कोई बात नहीं, देश के जनता की कोई बात नहीं, देश के मुद्दों की कोई बात नहीं, और भारतीय जनता पार्टी का तो जिक्र ही नहीं है कहीं। वो तो कह रहे हैं भारत का डंका पूरे विदेशों में बज रहा है। कहीं नहीं बज रहा है, वो सिर्फ इनके IT सेल पे बज रहा है। अगर भारत का डंका आपने पूरे विश्व में बजा दिया, तो भारत में क्यों नहीं बज रहा आपका डंका? आपके ही सवाल से जवाब देता हूं आपको। आपने कहा पूरे विश्व में उनका डंका बज रहा है। यदि पूरे विश्व में डंका बज रहा है, तो क्यों आपको हिंदू मुसलमान करने की जरूरत पड़ रही है लोकसभा में? क्यों आपको हिंदू मुसलमान करने की जरूरत पड़ रही? क्यों मुसलमानों को घुसपैठिया कहना पड़ रहा है? क्यों मंगलसूत्र की बात करनी पड़ रही? मोदी जी कह रहे हैं तो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो है वो मुस्लिम लीग की याद दिला रहा है, तो इसलिए वो ऐसी बात कर रहे हैं। इससे बड़ा झूठ और तो हो ही नहीं सकता दूसरा कोई। आज गोदी मीडिया भी हवा का रुख पहचान चुकी है, इसीलिए
भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को हमारा मैनिफेस्टो दिखा करके सुधीर चौधरी ने पूछा, बताओ इसमें कहीं तो मुसलमान शब्द है ही नहीं, कैसे बोला प्रधानमंत्री ने? किसने दिया लिख करके उनको? श्वेता सिंह ने एक एक बिंदु बताया कि प्रधानमंत्री जो कुछ बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कह रही है, वो कुछ भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में नहीं लिखा हुआ है। बताइए, ये झूठ नहीं है तो क्या है? क्या इस बात के लिए प्रधानमंत्री के ऊपर कोई एक्शन लिया जाएगा? क्या कभी ईडी, सीबीआई या फिर कोई ऐसी एफआईआर, कोई ऐसी सलाख बनी हुई है इस देश में जहां इनके ऊपर कोई शिकंजा कसा जा सके? तो ये सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने तो समय मांगा प्रधानमंत्री जी से, और प्रधानमंत्री जी तो उनके सामने बच्चे हैं। एक सदी उन्होंने राजनीति में जी है, 52 साल से ज्यादा राजनीति का अनुभव है। आज 82 साल की उम्र हो जाने के बाद में भी 40 साल के व्यक्ति की तरह एक्टिव है राजनीति में। लोगों की बातों को सुनते हैं, जा रहे हैं, समस्याएं देख रहे हैं, अच्छा मैनिफेस्टो बना रहे हैं, अच्छी सलाह दे रहे हैं। उन्होंने समय मांगा प्रधानमंत्री से, आप मुझे समय दीजिए, मैं एक पार्टी के अध्यक्ष होने की हैसियत से आपके पास बैठ करके आपसे बात करना चाहता हूं, अपना मैनिफेस्टो आपको दिखाना चाहता हूं, और आप बता दीजिए उस मैनिफेस्टो में जो आप बोल रहे हैं वो कहां लिखा हुआ है। अगर मैं चैलेंज करके कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में अगर औकात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सच में यदि 56 इंच का सीना है, तो उसी में से 6-7 इंच के सीने वाली हिम्मत दिखाएं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठ के बात करें। क्यों नहीं करते? ये सब बात इसलिए कर रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल इसलिए खड़े कर रहे हैं क्योंकि उसकी आड़ में बहुत सी ऐसी चीजों का खुलासा इस देश में हो रहा है जो जनता को पता नहीं लग जाए। प्रज्वल रेवन्ना का नाम सुना है आपने? जी हाँ, उसमें भी उन्होंने आरोप लगाया है कि आप लोगों ने कार्रवाई नहीं की, सरकार आपकी है वहां। एक बात मुझे आप बताइए, मुझे बेहद अफसोस है इस बात का और बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा प्रधानमंत्री बलात्कारियों का समर्थन करता है। न केवल समर्थन करता है, हमारा प्रधानमंत्री बलात्कारियों को टिकट देता है लोकसभा की। न केवल टिकट देता है, हमारा प्रधानमंत्री बलात्कारियों को जिता करके सदन भेजता है, उनके लिए कैंपेन करने के लिए जाता है। इसी लोकसभा चुनाव में प्रज्वल रेवन्ना 3000 से ज्यादा महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया उसने। उसकी सारी वीडियोज आज सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अपनी घर में माली, उसकी जो है खाना बनाने वाली, टीवी एंकर, किसी को नहीं छोड़ा उसने। आते जाते सबके साथ यौन उत्पीड़न किया, 3000 से ज्यादा महिलाओं के साथ। आज गोदी मीडिया के मुंह पे ताला है। अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, ये तमाम, चित्रा त्रिपाठी, इनके मुंह में दही जमा हुआ है, कोई बोलने को तैयार नहीं है। स्मृति ईरानी एक महिला है, हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एक महिला है। अब तक तो उस व्यक्ति को फांसी की सजा सुना देनी चाहिए थी। वो व्यक्ति देश छोड़ करके कैसे भाग गया? कैसे उसको बाहर का रास्ता मिल गया? प्रधानमंत्री के अमित शाह के पास तो दूरबीन है, जिस दूरबीन से वो पहचान लेते हैं। प्रधानमंत्री तो कपड़ा देख करके पहचान लेते हैं कौन कौन है, क्या क्या है, क्या क्या छिपा है कपड़े के पीछे। राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं उन्हें जाने देने में। अरे प्रधानमंत्री उसका कैंपेन कर रहे हैं भाई। बात समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? प्रधानमंत्री मंच से खड़े होकर के लिए उसके लिए अपील कर रहे हैं कि इस बलात्कारी को वोट दो। और क्यों दो? क्योंकि इसने महान काम किया है। 3000 से ज्यादा महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया प्रज्वल रेवन्ना ने, और प्रज्वल रेवन्ना ने 3000 से अधिक महिलाओं का यौन उत्पीड़न किया है। इसीलिए 56 इंच का छाती ये नरेंद्र मोदी ताल ठोक करके प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट आपसे मांगता है। दोगे वोट आप मुझे? और ये कह रहे हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को वोट नहीं देना है। प्रज्वल रेवन्ना ने तो सिर्फ 3000 महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न किया है। उसने प्रेरणा तो हम ही से ली, इसलिए आप हमें वोट दीजिए, प्रज्वल रेवन्ना को वोट नहीं दीजिए। क्या शर्म नहीं आती नरेंद्र मोदी को? क्या शर्म नहीं आती एक देश के प्रधानमंत्री को? क्या शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी को? अरे आग लगे ऐसे सिस्टम में जो बलात्कारियों का समर्थन करता हो, आग लगे ऐसे सिस्टम में जो भ्रष्टाचारियों का समर्थन करता हो। सर, एक छोटा सवाल कि आपके मुख्यमंत्री डीप फेक वीडियो फैला रहे हैं, ऐसा आपने आरोप लगाया है अमित शाह जी ने, आपने सुना भी? देखिए, ये हिंदुस्तान के जनता की जीत है। मैंने देखा कल प्रधानमंत्री 5 मिनट से ज्यादा फेक वीडियो की बात कर रहे हैं। अरे फेक वीडियो फैलाने वाली सरगना ही भारतीय जनता पार्टी है। आपको याद नहीं, 2014 से लेकर आज तक
राहुल गांधी की छवि को बर्बाद करने के लिए इन्होंने एक बजट का कम से कम 10% हिस्सा ही खर्च कर दिया। जो कहते थे राहुल गांधी को कभी पहले, आज क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि राहुल गांधी को जो ये कहा करते थे वो तो साबित नहीं हुआ, लेकिन जो कहते थे वो साबित न करते करते ये खुद ही गप्पू साबित हो गए। प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे बड़े गप्पू भी साबित हुए। जब देखो तब गपागप गप फेंकते रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। आज ये फेक वीडियो की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी फेक वीडियो शेयर करते हैं, फेक बात करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ बुलवा करके वो फेक वीडियो फैलवाते हैं। और 5 मिनट से ज़्यादा जब आपको महंगाई की बात करनी चाहिए, जब आपको रोजगार की बात करनी चाहिए, जब आपको महिला सुरक्षा की बात करनी चाहिए, जब आपको प्रज्वल रेवन्ना को उठा के जेल में डालना चाहिए और हिंदुस्तान की जनता से माफी मांगनी चाहिए, 3000 उन महिलाओं से नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए जिनके साथ यौन उत्पीड़न किया प्रज्वल रेवन्ना ने, आपको मणिपुर की पूरी जनता से माफी मांगनी चाहिए जिन महिलाओं को के साथ बर्बरता की गई, नग्न करके सड़कों पर घुमाया गया, पूरे मणिपुर से माफी मांगनी चाहिए। उस वक्त आप फेक वीडियो की बात कर रहे हैं। इसका मतलब आपकी जमीन पूरी तरीके से खिसक गई है। पहला चरण और दूसरा चरण, इसने पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा दिया पूरी तरीके से। और आज आप उसकी बात कर रहे हैं, अमित शाह जो है वो बैठ करके पीसी कर रहे हैं। इसका मतलब अगर आप डीप फेक वीडियो की बात कर रहे हैं, इसका मतलब आप देश की 140 करोड़ जनता को ही डीप फेक बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज जनता इतनी समझदार हो गई है कि इनके हर झूठ को अपने अपने मोबाइल में एडिट करके लोगों को दिखा रही है। देखिए किन किन जगहों पर प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, कब कब प्रधानमंत्री ने झूठ बोला, कब कब भारतीय जनता पार्टी ने जातियों में जो है लड़ाई करवाने के लिए अलग अलग तरीके से वीडियो का इस्तेमाल किया, अलग अलग तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया। आज देश की जनता सब कुछ कर रही है, ये देश की जनता की जीत है। सर, प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस में एक नई योजना पे बात चल रही है कि हर साल 1 साल के लिए प्रधानमंत्री, मतलब हर साल एक नया प्रधानमंत्री, रोटेशन वाली प्रणाली लागू होगी अगर ये लोग सरकार में आते हैं तो। इसका मतलब ये हुआ, यदि प्रधानमंत्री ऐसा कह रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि प्रधानमंत्री चुनाव हार चुके हैं। इसका मतलब तो यही हुआ ना, भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार चुकी है। और प्रधानमंत्री यदि ऐसा कह रहे हैं तो यह जीत का संकेत है। हिंदुस्तान की जनता को मैं बधाई देता हूं। नहीं, वो ठीक है, जीत वो मान रहे हैं क्या, लेकिन सच में ऐसा है कि फिर रोटेशन प्रणाली के तहत जो है पीएम हर साल बदलेंगे? वो तो कुछ भी कह सकते हैं, प्रधानमंत्री कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। कल को वो ये कह देंगे मैं तो कम से कम 45 साल, वो एक दूसरा ग्रह है, उस ग्रह में मैंने तपस्या की थी अगले 45 साल, उससे पहले 45 साल जो है मैं दूसरे ग्रह में रहा करता था। उसके बाद में ब्रह्मांड के जो रचयिता हैं ब्रह्मा जी, उन्होंने मुझे आदेश दिया कि हे आदिमानव, आप जाइए, धरती पर आपका काम है, वहां एक फेकेंद्र मोदी की जरूरत है, आप कुछ दिन के लिए फेकेंद्र मोदी बन जाइए। वहां झूठ बोलने वाला कोई धरती पर बचा नहीं है, आप जाइए थोड़ा झूठ बोलिए। वहां बड़े दिन से जो है जनता सुकून में जी रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन पारसी बौद्ध सब एक गुलदस्ते की तरह बंधे हुए हैं, मस्त जीवन जी रहे हैं। थोड़ा जाकर के उनकी मस्ती में खलल पैदा कीजिए। और इसीलिए फेकेंद्र मोदी को भेज दिया गया दूसरे घर से। और 10 दनादन 10 साल, 10 दनादन झूठ, 10 दनादन झूठ, 10 दनादन झूठ। पहले झूठिया मोदी थे, उसके बाद फेकेंद्र मोदी बने, और फेकेंद्र मोदी बनते 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 हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया भाई, हिंदुस्तान का मट्ठा बैठा दिया पूरी तरीके से। और आज मैं इसीलिए कह रहा हूं, हिंदुस्तान की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना बेवकूफ़ नरेंद्र मोदी जी समझते हैं। हम जात पात की कहाँ बात कर रहे हैं, हम तो हर गरीब के उत्थान की बात कर रहे हैं, हर पिछड़े के उत्थान की बात कर रहे हैं। क्या सामान्य वर्ग में पिछड़े नहीं है? क्या ब्राह्मणों में गरीब ब्राह्मण नहीं है? क्या राजपूतों में गरीब राजपूत नहीं है? क्या ओबीसी में गरीब ओबीसी नहीं है? SC ST में गरीब SC ST नहीं है? हम तो गरीब के उत्थान की बात कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि गरीब का उत्थान हो, वो भी हमारे बराबर आए, उसके बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़ें, उसके बच्चे राजनीति में आए, उसके बच्चे उद्योग धंधों में जाए, उसके बच्चे बड़ी बड़ी कंपनियां खोलें। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी कह रहे हैं नहीं, सिर्फ अडानी ही अमीर होगा, अडानी के अलावा और कोई अमीर नहीं हो सकता इस देश में। राहुल गांधी कह रहे हैं कि महालक्ष्मी योजना हम लाएंगे, सरकार में आते हैं तो 8,500 रुपये महिलाओं के खाते में डायरेक्ट जाएंगे। कहाँ से आएगा इतना पैसा? अरे हिंदुस्तान का पैसा, जहां से नरेंद्र मोदी अडानी को भेजते हैं वही पैसा हम महिलाओं के खाते में भेज देंगे। जहां से नरेंद्र मोदी पैसा अडानी और अंबानी को भेजते हैं वही पैसा हम हिंदुस्तान के पढ़े लिखे युवा को जो है स्टाइपेंड के रूप में दे देंगे, 1 लाख रुपए।
हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान की जनता को देंगे। फर्क इतना है, बीजेपी 10 साल रही, हिंदुस्तान का पैसा इन्होंने उद्योगपतियों को दिया, अंबानी और अडानी को दिया। कांग्रेस की जब सरकार बनेगी वो हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान के बच्चों को देगी, हिंदुस्तान की महिलाओं को देगी, हिंदुस्तान के उद्योग धंधे करने वालों को देगी। फर्क है, बिल्कुल साफ फर्क है। आप हिंदुस्तान का पैसा जो है उद्योगपतियों को लुटाते हैं, हम हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान की जनता को लुटाएंगे। वो तो कहते हैं कि इस तरह की योजना ला के एक तरह से मुफ्त की रेवड़ी बांट रहे हैं और जनता को उनको मतलब जो है काम देना चाहिए, इस तरह की बात करना चाहिए। जिसने पूरे 10 साल सिर्फ जनता का खून चूसा हो, जनता की उम्मीदों को कुचला हो, जनता की भावनाओं को कुचला हो, वो तो ऐसे ही बात करेगा ना। जिसने 55 साल तक हिंदुस्तान की नींव रखी, हिंदुस्तान में सुई भी नहीं बनती थी जब कांग्रेस आई थी पहली बार। सुई से लेकर हेलीकॉप्टर बनाने तक का सफर, मिसाइल बनाने तक का सफर, दुनिया भर के IIM, एम्स और IIT, दुनिया भर की चीजें हमने बनाई, पूरे हिंदुस्तान का एक खाका खींचा, फिर उस खाके को वास्तविक रूप में हमने एक आकार दिया, हमने बनाया देश को। तो हम जानते ना देश क्या है, देश की भावना क्या है, और इसीलिए तो हम बात कर रहे हैं। उसी बात से तो ये डर रहे हैं। लेकिन 2 चरणों का मतदान समाप्त हो चुका है और 5 चरण बाकी हैं। 4 जून को सरकार का गठन होगा। कहाँ हैं आप लोग 2 चरणों के मतदान के बाद? बिल्कुल सही कह रहे हो। पहले शुरू में बहुत चिल्लाए कि अब की बार 400 पार क्यों नहीं, अब कह रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है अब की बार झोला तैयार, उन्हें मालूम है, इसीलिए नहीं कह रहे। बहुत चिल्लाए शुरू में, अब की बार 400 पार, उन्हें मालूम है कांग्रेस ने कर दिया अब की बार झोला तैयार। लेकिन एक बात बता देता हूं आपको, नरेंद्र मोदी यदि इस गफलत में हैं कि हमारी सरकार भी नहीं बनेगी तो झोला हम तैयार करके निकल जाएंगे, तो ना, उस झोले में जो कुछ भी है सब निकालेंगे, बाकायदा एक एक चीज की जांच होगी और तुमको सलाखों के पीछे भी भेजने का काम करेंगे। जाने नहीं देंगे झोला उठा करके भी, जो तुम सोचे हो कि झोला लेके निकल जाएंगे। एक सवाल और लें कि ये जो अभी चुनाव चल रहे हैं उनके खिलाफ, जो उनके खिलाफ भी माहौल बना हुआ है, जो भी है, तो जनता खुद उनके खिलाफ है। कांग्रेस ने ऐसा कुछ काम नहीं किया है, उनकी नीतियों के कारण जो है जनता उनसे नाराज है। कांग्रेस ने ऐसा कुछ नहीं किया है, उनके खिलाफ उस तरह से माहौल नहीं बनाया है। देखिए, हिंदुस्तान की जनता के सामने एक एक सच अब आने लग गया है। आज ही ट्रेंड चल रहा है कोविशील्ड को लेकर के। कोविशील्ड का नाम सुना है कि नहीं? आपने भी लगवाई, आपने लगवाई कि नहीं लगवाई? तो बच के रहिएगा, साइड इफेक्ट न दिखने लग जाए 2-4 दिन में आपको। आपको याद है इस कोविशील्ड का टेंडर किसे दिया गया था? कंपनी का नाम याद है आपको? सीरम इंस्टीट्यूट को दिया गया था। और कौन सीरम इंस्टीट्यूट कौन है? सीरम इंस्टीट्यूट ने इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को हजारों करोड़ रुपए का चंदा दिया है। इसी के पीछे एक और कंपनी थी जिसको टेंडर देने की बात चल रही थी, फाइजर जैसी कंपनी थी, जिसकी विश्वसनीयता पर कोई सवाल कभी खड़ा नहीं कर सकता। उस कंपनी पर एक तरीके से बैन लगा दिया इन्होंने, हिंदुस्तान में नहीं आने दिया। इन्होंने सीरम इंस्टीट्यूट को दिया और उसको डराकर धमका करके उससे इन्होंने जो है हजारों करोड़ रुपए का चंदा दिया और हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। और आज उसी को लेकर के जो खबरें आ रही, पूरा हिंदुस्तान सकते में, जिसने जिसने कोविशील्ड लगवाई है वो डर रहा है कि पता नहीं क्या होगा हमारे साथ में। आपने इतना बड़ा खिलवाड़ कर दिया। वो कोविशील्ड भी इलेक्टोरल बॉन्ड की तरह दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम था। आप देश के 140 करोड़ की लोगों की जिंदगी के साथ कैसे खिलवाड़ कर सकते हैं? आप सोचिए, फाइजर जैसी कंपनी को इन्होंने नहीं आने दिया यहां पर, और बीच में। लेकिन उसमें जरूरी तो था ना कि वैक्सीन लगवाना है लोगों को। आप क्या बात कर रहे हैं? फाइजर जैसी कंपनी आती, वो पूरा उसका परीक्षण करती। आपने कोविशील्ड का तो परीक्षण भी नहीं किया, हुआ पूरा परीक्षण? लैब में उसका पूरा परीक्षण हुआ, उसका पूरा परीक्षण भी नहीं हुआ। और उसी बीच इन्हीं के साथी हैं, बाबा रामदेव नहीं लेकर के आए थे, उसे भी डॉक्टर हर्षवर्धन इन्हीं सरकार के मंत्री रहे, वो बैठ करके उसको परमिशन देने के लिए गए थे। देखा था कि नहीं देखा था? आप हिंदुस्तान की जान जो है, लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। क्यों? तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इनका झूठ जनता के सामने खुद ब खुद आता जा रहा है। और आप देखना, हिंदुस्तान की जनता इनको ऐसा जवाब देगी, ऐसा जवाब देगी। हिंदुस्तान में सब कुछ चुनाव ही नहीं होता है, सब कुछ हार और जीत ही नहीं होती है। वो तो हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति है इनके सामने भी खड़ा हुआ है, जिसके ऊपर इनकी ईडी काम नहीं कर पा रही, जिनके ऊपर इनकी सीबीआई काम नहीं कर पा रही, जिसपे जो है इनकी तमाम जो है सांसदों का निलंबन कर देते हैं। राहुल गांधी का भी किया था। दुनिया भर के डर, दुनिया भर की चीजें, राहुल गांधी पे कुछ भी काम नहीं कर रहा है। और राहुल गांधी आंख में आंख डाल करके इनको कह रहे हैं, ये हमारा हिंदुस्तान है, ये हमारे लोग हैं,
ये हिंदुस्तान हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने मिलकर के बनाया है, इसको हम बर्बाद नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी को इसी बात से तो डर है, इसी बात से तो खौफ है कि झूठ बोलकर मैं भी दरिया पार कर जाता, कि झूठ बोलकर मैं भी दरिया पार कर जाता है, लेकिन मुझे डुबा दिया सच बोलने की आदत ने। तो हमको तो सच बोलने की आदत है, हम सच बोलते रहेंगे, नरेंद्र मोदी के हर झूठ की परत को खोलते रहेंगे। ए नरेंद्र मोदी, झोला तैयार रखिए, लेकिन सरकार जाने के बाद उस झोले को भी छीनेंगे और उसमें जो कुछ भी है उस एक एक चीज को निकाल करके उसकी जांच करेंगे और बाकायदा एक एक अपराध की एक एक उसकी जो है आपको हम सजा देंगे, उसका दंड आपको मिलेगा, दंड का भागी बनना पड़ेगा आपको। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।